क्या आपने कभी सोचा है कि बस एक इकलौती नन्ही सी कोशिका से हमारा ये पूरा का पूरा शरीर कैसे बन जाता है? मतलब हम इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? या फिर जब हमें चोट लगती है तो वो गहरे घाव खुद ब खुद कैसे भर जाते हैं? सच कहूं तो ये सब मुमकिन हो पाता है एक बेहद ही शानदार और माइक्रोस्कोपिक मशीनरी की वजह से, जिसे हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी एक कोशिका की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे। उसके पैदा होने से लेकर उसके बट जाने यानी विभाजित होने तक का पूरा सफर। एक ऐसा सफर जो असल में जीवन के सबसे गहरे राज खोलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस बायोलॉजिकल चर्चा में हम इन 5 चीजों को कवर करेंगे। पहला, सेल साइकिल के बेसिक्स। दूसरा, इंटरफेज यानी तैयारी का चरण। तीसरा, माइटोसिस, जिसे हम क्लोन मेकर भी कह सकते हैं। चौथा, मियोसिस यानी हमारा वेरिएशन इंजन। और आखिर में सेल चेक पॉइंट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। 1. द सेल साइकिल बेसिक्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये कोशिकाएं अपनी गिनती बढ़ाती कैसे हैं। सेल साइकिल, अगर आसान भाषा में कहें तो ये उन घटनाओं का एक बहुत ही तालमेल भरा सिलसिला है जिसमें एक कोशिका पहले बड़ी होती है, फिर अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाती है और अंत में 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाती है। अब हम इंसानों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विकास के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए या पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए ये चक्र होना एकदम जरूरी है। अब इस चीज के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसानों में एक सेल साइकिल को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन 24 घंटों में से 23 घंटे, जी हाँ, पूरे 23 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने में ही निकल जाते हैं। मतलब असली बंटवारा तो बस आखिरी 1 घंटे का ही काम है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर। 2. इंटरफेस यानी तैयारी। चलिए इस 23 घंटे लंबी चलने वाली तैयारी को थोड़ा करीब से देखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी बहुत लंबी ट्रिप पर जाने के लिए अपना सूटकेस पैक कर रहे हो। हर एक चीज को ध्यान से रखना होता है ना? इस बहुत ही व्यस्त इंटरफेस के 3 मुख्य स्टेप होते हैं। पहला है जीवन फेज, जहां कोशिका का आकार बढ़ता है और जरूरी प्रोटीन बनते हैं। फिर आता है एस फेज, जो सबसे अहम है क्योंकि यहीं पर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इस फेज में डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, यानी 2C से 4C हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल वही रहती है, वो नहीं बदलती। इसके बाद आता है G2 फेज, जहां आगे के लिए बची खुची चीजें तैयार होती हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। पर यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। उन कोशिकाओं का क्या होता होगा जो कभी बंटती ही नहीं है, जैसे कि हमारे दिमाग की कोशिकाएं? तो समझने वाली अहम बात यह है कि ऐसी कोशिकाएं उस एक्टिव साइकिल को छोड़कर एक रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं, जिसे हम G0 फेज या क्वीसेंट स्टेज कहते हैं। हमारे न्यूरॉन्स और दिल की कोशिकाएं तो हमेशा के लिए इसी फेज में रहती हैं। वो अपना रोज का काम तो करती हैं, पर कभी बंटती नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे लिवर की कोशिकाएं यहाँ कुछ वक्त के लिए आराम कर सकती हैं, और जब जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए चोट लग गई, तो वो वापस उस साइकिल में लौट सकती हैं। अब इससे पहले कि हम सेल डिवीजन के मेन हिस्से में गोता लगाएं, हमें 2 तरह की कोशिकाओं का फर्क समझना होगा। एक होती हैं सोमैटिक सेल्स, जो हमारे पूरे शरीर को बनाती हैं और उसकी मरम्मत करती हैं, और दूसरी होती हैं जर्म सेल्स, जैसे कि स्पर्म और ओवम, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का होता है। आपको बता दूं, इन दोनों के विभाजित होने का तरीका एकदम अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग 3 माइटोसिस, जिसे हम द क्लोन मेकर कह रहे हैं। ये हमारी सोमैटिक कोशिकाओं के बंटने का तरीका है। अगर मैं इसे एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। माइटोसिस बहुत ही एक्शन से भरपूर प्रोसेस है, जिसे हम पीमैट कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, इसमें उलझे हुए क्रोमैटिन धागे सिकुड़कर साफ साफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। फिर आता है मेटाफेज, जहां ये क्रोमोसोम कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आता है एनाफेज, जो बड़ी तेजी से होता है। स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम को बीच से पकड़ते हैं और बिल्कुल एक जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स को झटके से खींचकर दोनों अलग अलग कोनों में ले जाते हैं।
और अंत में टीलोफेज, जहां इन अलग हुए क्रोमोसोम्स के चारों तरफ एक नया न्यूक्लियस फिर से बन जाता है। अब न्यूक्लियस तो बट गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ये सेल के साइटोप्लाज्म का आखिरी बंटवारा है। कोशिका के बीच में एक दरार सी बनती है, जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। ये दरार गहरी होती जाती है और कोशिका को बीच से चुटकी की तरह दबाकर दो बिल्कुल एक जैसी डाइप्लॉइड डॉटर कोशिकाओं में बांट देती है। लीजिए, हमारा क्लोन एकदम तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, मियोसिस, द वेरिएशन इंजन। अब हमारी कहानी एक बहुत ही स्पेशल और कॉम्प्लेक्स रास्ते पर मुड़ती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हमारी प्रजनन कोशिकाएं करती हैं। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये रिडक्शन डिवीजन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, माइटोसिस में जहां एक बार बंटने से दो बिल्कुल सेम कोशिकाएं बनती हैं, वही मियोसिस में लगातार 2 बार बंटवारा होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जानबूझकर आधा कर दिया जाता है, जिससे अंत में 4 एकदम अलग और अनोखी हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस के प्रोफेज 1 में तो एक बहुत ही कमाल की घटना घटती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम आपस में जोड़े बनाते हैं और एक खास पॉइंट पर जुड़कर अपने जेनेटिक मटेरियल की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ये बिल्कुल ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है। और सच बताऊं, यही वो इकलौती वजह है कि सगे भाई बहन भी कभी एक दूसरे की बिल्कुल 100% कॉपी नहीं होते। इसके बाद एनाफेज 1 में एक और बड़ा सीक्रेट छुपा है। यहाँ क्रोमोसोम के जोड़े अलग तो होते हैं, लेकिन उनका जो सेंट्रोमियर है ना, वो बीच से नहीं टूटता। सेंट्रोमियर के ना टूटने की ये जो बायोलॉजिकल ट्रिक है, असल में यही वो चीज़ है जो क्रोमोसोम की कुल गिनती को कामयाबी से आधा कर देती है। इसके बाद शुरू होता है मियोसिस 2, जो देखा जाए तो काफी हद तक माइटोसिस के जैसे ही काम करता है। ये आखिरी बंटवारा उन सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी अलग कर देता है और फाइनली हमें मिलती हैं 4 पूरी तरह से अलग और अनूठी हैप्लॉइड कोशिकाएं। अगर हम इसे समेट कर देखें तो मियोसिस का महत्व सच में बहुत बहुत बड़ा है। ये स्पर्म और ओवम जैसे गैमेट्स बनाता है, हर नई पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या को बिगड़ने से रोकता है, और सबसे जरूरी बात, ये किसी भी प्रजाति में वो जेनेटिक वेरिएशन या बदलाव लाता है जो इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल जरूरी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है। 5 सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। अब जरा सोचिए, इतना सब कुछ हो रहा है तो कोई तो होगा जो इस पर नजर रखता होगा। बिल्कुल, हमारे शरीर का अपना एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। ये पूरी मशीनरी कुछ खास प्रोटीन्स, जिन्हें साइक्लिन कहते हैं, और कुछ एंजाइम से मिलकर बनी है। और बीच बीच में होते हैं G1, G2 और M चेक पॉइंट्स। आप इन्हें चेकिंग नाके समझ सकते हैं। ये मॉनिटरिंग प्रोटीन्स बहुत ही सख्ती से हर सेल का काम चेक करते हैं। ये पक्का करते हैं कि अगले स्टेप में जाने से पहले हर एक काम बिल्कुल परफेक्टली और बिना किसी गलती के पूरा हुआ हो। और अब जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर इनमें से बस एक भी बायोलॉजिकल चेक पॉइंट खराब हो जाए ना, तो कोशिकाएं बिना रुके अनियंत्रित होकर बंटना शुरू कर सकती हैं। ये बात हमें क्या बताती है? यही कि हमारे इस जटिल जीवन को जो चीज एक साथ बांधे हुए है, वो एक बेहद नाजुक लेकिन एकदम परफेक्ट संतुलन है ना कमाल की बात? बायोलॉजी का ये सूक्ष्म संसार सच में चमत्कारी है, जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए मजबूर कर देता है।